एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल जियोलॉजी वर्ल्ड। और आज हम आइसोस्टेसी चैप्टर 4 के दो व्यूज़ पढ़ने वाले हैं। पहला होगा एरीज व्यू और दूसरा होगा प्रैट्स व्यू। तो सर जॉर्ज बिडल एरी एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने अपना व्यू दिया आइसोस्टेसी पे। उनका व्यू है द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। उनका व्यू ये है कि जो बड़े बड़े मासेस होते हैं, लैंड मासेस जैसे कि माउंटेन्स, उसको अर्थ का क्रस्ट सपोर्ट नहीं कर पाता है, इसलिए अर्थ के अंदर से जो मैंटल होता है वो उन्हें सपोर्ट करता है। बेसिकली वो फ्लोट करते हैं उसके ऊपर। तो क्रस्ट जो है वो एक रिजिड सब्सटेंस है और लिक्विड सबस्ट्रेटम उसके नीचे जो है वो मैंटल है जो उसे फ्लोट करने में मदद करता है और सपोर्ट देता है। अब इसी थ्योरी को एरीज माउंटेन रूट थ्योरी भी बोलते हैं। अर्थ का जो क्रस्ट है उसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है, हर जगह से वो यूनिफॉर्म है डेंसिटी में, पर थिकनेस तो सेम नहीं है। तो जो ज़्यादा थिक पार्ट्स है वो सीमा के अंदर यानी कि ओशनिक क्रस्ट के अंदर डिग इन करते हैं और ओशनिक क्रस्ट उन्हें सपोर्ट करता है। तो माउंटेन्स के भी रूट्स होते हैं इस तरीके से, रूट जो कि सीमा के अंदर या मैंटल के अंदर धसे हुए होते हैं। तरीके से सारे लैंडफॉर्म्स के माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स सबके रूट्स होते हैं। इसी व्यू को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एरी ने एक्सप्लेन किया कि डिफरेंट मेटल आयरन के पीसेस को लेकर मरकरी के एक बेसिन में डाल दिया। तो मरकरी में डालने के बाद वो अपने लेंथ के हिसाब से उसमें सिंक हो गए। जो ज़्यादा लंबा था वो ज़्यादा सिंक हुआ और जो कम लेंथ थी जिसकी वो कम सिंक हुआ। इसी तरीके से वुड के साथ भी कर सकते हैं। वुड को, लकड़ी के पीसेस को पानी में डाल के जिसका जितना ज़्यादा लेंथ होगा वो उतना डूबेगा और कम लेंथ होगा वो कम डूबेगा। तो उस मेटल का या उस लकड़ी का जितना हिस्सा पानी के ऊपर होगा उससे ज़्यादा हिस्सा नीचे होगा। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ग्रेविटी एनोमली का। एनोमली किसको बोलते हैं? एनोमली तब होता है जब जो चीज़ जैसी होनी चाहिए और जैसी है उसके बीच के डिफरेंस को ही एनोमली बोलते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जिस लैटिट्यूड पे होना चाहिए दैट शुड एग्जिस्ट और जितना है उसके बीच के डिफरेंस को ही ग्रेविटी एनोमली बोलते हैं। जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, डेंसिटी होती है, बुयांसी होता है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अर्थ पे भी जितने भी लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं ये इन चीज़ों की वजह से ही अपने प्लेस पे टिके हुए हैं। नाउ प्रैट्स व्यू ऑन आइसोस्टेसी। आर्केडियन प्रैट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन दिया। इनका लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन क्या कहता है कि एक प्लेन है जिसका नाम है प्लेन ऑफ कॉम्पनसेशन। ये वो प्लेन ऑफ कॉम्पनसेशन है, ये लाइन, और इस लाइन के ऊपर उस मैटर की जो डेंसिटी है वो फील की जा सकती है पर उसके नीचे उसकी डेंसिटी फील की नहीं जा सकती। इसी प्लेन के ऊपर ही सारी चीज़ें फ्लोट करेंगी अपनी अपनी डेंसिटी के हिसाब से। प्रैट का व्यू ये था कि माउंटेन्स का जो भारी मास होता है, मास का सरप्लस होता है, ये मास डेफिशिएंसी माउंटेन्स के नीचे होती है, अंडर द लैंड सरफेस उससे ही बैलेंस होता है, उससे ही कॉम्पनसेट होता है। ये माउंटेन्स के नीचे की डेंसिटी जो प्लेन्स हैं उनसे कई गुना ज़्यादा कम होने की ज़रूरत है ताकि वो बैलेंस हो सके, कॉम्पनसेट हो सके। इस व्यू को एक्सप्लेन करने के लिए प्रैट ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि अलग अलग मेटल्स को, जैसे कि आयरन, टिन, जिंक, लेड, इनको सेम वॉल्यूम और साइज़ और शेप में लिया और मरकरी के अंदर डाल दिया। अब उन्होंने ऑब्ज़र्व किया ये सारे मेटल जो थे वो डिफरेंट हाइट्स पे फ्लोट कर रहे थे डेंसिटी के हिसाब से। जो लाइटर मटेरियल थे वो हायर लेवल पे फ्लोट कर रहे थे और जो हैवी थे वो थोड़ा नीचे डूब गए। लाइट मेटल्स थे वो लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन से हायर लेवल पे फ्लोट कर रहे थे और जो हैवी मेटल्स थे वो लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन के कम लेवल पे फ्लो कर रहे थे। प्रैट की व्यू को बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्रिटिसाइज़ भी किया है, पर जो ये आइसोस्टेसी का थ्योरी है ये कम्प्लीटली अभी अर्थ के क्रस्ट को डिस्क्राइब नहीं कर पाया है। जो M.K. हबर्ट, F.A. मिल्टन जैसे साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला है कि इट इज़ हार्डली ट्रस्टवर्दी। आइसोस्टेसी को उन्होंने हार्डली ट्रस्टवर्दी बोला कि ये भरोसे के लायक कॉन्सेप्ट नहीं है। We'll meet again with the next chapter, which is chapter 5. Till then, take care and goodbye.